गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो लेसन है जीवन, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और हमने लास्ट क्वेश्चन किया था प्रोटीन का विकृतीकरण। देखिए सीबीएसई बोर्ड में 2005 में एक सवाल पूछा गया है, प्रोटीन संश्लेषण में अनुवादन तथा अनुलेखन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में अनुलेखन व अनुवादन को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में 2005 में। देखिए आप सीधे से याद रखिए, यहाँ अपन बायो की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ अपन अपने केमिस्ट्री की दृष्टि से, रसायन विज्ञान की दृष्टि से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो आप सीधा सा याद रखिए कि जो डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया, यह तो कहलाएगा अनुलेखन। ठीक है, और आरएनए से जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया है यह कहलाएगा क्या? अनुवादन। याद रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है और मार्किंग क्वेश्चन है। तो डीएनए से आरएनए निर्माण अनुलेखन, और आरएनए से जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन कहलाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान बोर्ड 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड 2005 का क्वेश्चन है, विटामिन ए और सी की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। विटामिन ए व सी की कमी से होने वाले रोग के नाम लिखिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये कब पूछा हुआ है? राजस्थान बोर्ड में 2005 में। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, रतौंधी। ठीक है ना। और विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन हमें लिख के दिए थे, मैंने उन सभी का आंसर जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है। ठीक है ना। उसने पूछा था कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन परमाणु की संख्या मोनोसैकेराइड इकाइयों में 3 से लेकर 7 तक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से उसने एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं? पेप्टाइड जो बंध होता है यह प्रोटीन में पाया जाता है और एक एमिनो एसिड के एमिनो समूह तथा दूसरी एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य बनने वाला जो बंध होता है वह पेप्टाइड बंध कहलाता है। किस तरह से होता है? देखिए इसे दर्शाया जाता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH। ठीक है ना। ये जो होता है ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। होता क्या है, देखिए अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा, वहां हम और समझा देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर चूंकि बीच में याद आ गया हमें, हम बता देते हैं। जो स्ट्रक्चर होती है ना CH बॉन्ड बॉन्ड NH2 बॉन्ड
COOH, ये एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। जब इसके संपर्क में दूसरे एमिनो एसिड्स आएंगे ना तो क्या होगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा कुछ NH2 बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, ठीक है ना। अब होगा क्या, देखिए ये होगा NH2, ठीक है ना। अब ये जो H2 है ना, ये भी कैसे जुड़े होंगे, ये ऐसे जुड़े होंगे, होगा क्या, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा H2O के रूप में, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये NH, ये C डबल बॉन्ड O आ गया और ये NH, ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल OH। तो ये जो बंध बना है ना, ये वाला, यह कहलाता है पेप्टाइड बंध। क्लियर, याद रह जाएगा। तो पेप्टाइड बंध प्रोटीन्स में एक एमिनो एसिड्स के अमीनो समूह तथा दूसरे एमिनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य बनने वाला जो बंध होता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है पेप्टाइड बंध। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता, समझाइए। क्वेश्चन है, मानव शरीर सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान बोर्ड 2006 में। क्या कारण है, क्या कारण है कि मानव शरीर में वह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता। मानव शरीर सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई एंजाइम नहीं पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित एंजाइम्स नहीं पाए जाते। जब एंजाइम्स नहीं पाए जाएंगे तो उसका पाचन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड का है 2006। नींबू व दाल में पाए जाने वाले विटामिन का नाम लिखिए। मानव शरीर को नींबू और दाल में पाए जाने वाले विटामिन का नाम लिखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नींबू के अंदर तो विटामिन सी, दाल में विटामिन B6 आई थिंक, हाँ, विटामिन B6 क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसका केमिकल नाम होता है पायरिडॉक्सिन। याद रखिए, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, विटामिन सी का केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम होता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बोर्ड 2006 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शर्करा X
शर्करा X HCl व HNO3 के साथ क्रिया करके यौगिक Y व ग्लूकोनिक अम्ल बनाती है। X व Y को पहचानिए। देखिए X है, किसके साथ क्रिया करता है? HCl के साथ। क्या बनाता है? Y बनाता है। एक तो हमें ये पहचानना है। दूसरा X HNO3 के साथ क्रिया करता है और क्या बना देता है? ग्लूकोनिक अम्ल। याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको ग्लूकोज की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनका एक वो बनवाया था चार्ट, ठीक है ना? आप उसको याद रखिए, उसमें 8 रिएक्शंस हैं, किसके साथ में ग्लूकोज क्रिया करके क्या उत्पाद बनाता है, उन सभी को आप याद रखिए, ठीक है? तो आपको याद आया होगा कि शर्करा की यानी ग्लूकोज की यानी X बराबर हमारे पास में क्या रहेगा? C6H12O6। जब इसकी HNO3 के साथ विक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। तो X तो हमारा क्या आ गया? X बराबर हो गया C6H12O6 या ग्लूकोज, और X जब HCl के साथ में क्रिया करेगा तो Y हमें क्या मिल जाएगा? साइनोहाइड्रिन। देखो आप कॉपी के अंदर लिखा हुआ होगा, मैंने नोट्स में भी आपको बताया है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है? तो X हो गया ग्लूकोज और Y हमारे पास में क्या आ जाएगा? साइनोहाइड्रिन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बीटा ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना बनाइए। बीटा ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना बनाइए। देखिए आपको ग्लूकोज की संरचना याद होनी चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो कम से कम आनी चाहिए आपको। देखो होता क्या है, HOH, ठीक है? HOH, OH, H, HOH, CH2OH, H। अगर ये जो है ये वाला हिस्सा अगर H ऊपर हो तो यह संरचना कहलाती है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है? और अगर आपने H को नीचे कर दिया, OH को ऊपर कर दिया, OH कहां चला गया? ऊपर। H कहां आ गया? नीचे। तो यह संरचना कहलाएगी बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। क्लियर? याद रह जाएगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा में H ऊपर आएगा, बीटा में H नीचे जाएगा। ओके? अगला क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड का 2007 का, यह भी राजस्थान बोर्ड 2007 का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। देखो ये जो 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड में, ठीक है ना। जो एंजाइम वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके एक है लेसन नंबर 5 में। लेसन नंबर 5 चूंकि पहले आ जाता है तो हम वहां पढ़ा देते हैं, तो फिर इसको जे1 वाले लेसन में नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन आंसर में आप समझ लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखो क्रियाविधि में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है एंजाइम, यह एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण कर देता है। ये तो हो जाता है प्रथम पद, फर्स्ट पद हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड पद में क्या होता है, जो ई एस है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, यह टूट जाता है। एंजाइम वापस पृथक होकर और रासायनिक अभिक्रिया में पुनः उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट होता है यह प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो संपूर्ण एंजाइम की जो क्रियाविधि होती है दो पदों में होती है। पहले पद में तो एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी क्रिया करने वाला पदार्थ दोनों क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण कर लेते हैं। सेकंड पद में क्या होता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो संकुल है, दूसरे पद में एंजाइम इससे पृथक हो जाता है और एंजाइम पृथक होकर वापस रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट है वह हमारा उत्पाद में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नया, हर एक क्वेश्चन का अपना महत्व है। बच्चे कहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है जो एग्जाम में आ जाए, और एग्जामिनर की हमेशा कोशिश ये रहती है कि कुछ नया किया जाए। और जमाना बहुत स्पीड से बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ में कंपटीशंस बढ़ रहे हैं, और पिछले जो 2-3 सालों में जो कंपटीशन बढ़ा है ना ऑनलाइन क्षेत्र के आने से, आप सोच नहीं सकते कि किस स्पीड से कंपटीशन बढ़ा है, बहुत तीव्र स्पीड से कंपटीशन बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की रासायनिक समीकरण लिखिए जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। ग्लूकोज की रासायनिक समीकरण लिखिए जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे? सीधा सा तरीका है, ग्लूकोज की जो है ना ग्लूकोज, इसका आप क्या करो, ग्लूकोज को आप टोलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करवा दीजिए। ग्लूकोज के जब टोलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। रजत दर्पण यदि प्राप्त हो गया तो इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। या Ag2O भी लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, टोलेन अभिकर्मक के स्थान पर आप Ag2O लिखोगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर टोलिन अभिकर्मक के साथ में करवा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा, जो किस बात की पुष्टि करता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन बहुत है, बहुत क्वेश्चन है अभी, लेकिन अब हम क्या बताएं, तीसरा कोर्स तो आज चल रहा है,
करते रहेंगे, अभी तो 3-4 पेज बाकी हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम जब भी आपके रेगुलर क्लासेस में ही तब हम आपको करवा देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल से हम अध्ययन करेंगे रासायनिक बल गतिकी, लेसन नंबर 4 केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स, उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को तैयार रखिए। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।